नमस्कार, 4 PM में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। देश में इन दिनों वंदे मातरम विवाद से लेकर के सीजीआई सूर्यकांत का दीक्षांत समारोह में बहिष्कार लगातार चर्चा में बना हुआ है। एक तरफ कांग्रेस नेताओं की ओर से वंदे मातरम के 2 छंद पढ़ने की बात कही जा रही, तो दूसरी तरफ धार्मिक स्वतंत्रता का हवाला देकर के इसे ना गाने की भी बात कही जा रही है। इसी बीच हमने देखा कि सीजीआई सूर्यकांत लगातार उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई देखी जा रही हैं। पहले नालसार के बाद अब टीआईएसएस में भी सीजीआई सूर्यकांत का विरोध किया गया है और कार्यक्रम के लास्ट मोमेंट से पहले ही उन्हें चीफ गेस्ट की लिस्ट से बाहर कर दिया गया है, जिसके बाद से कई तरीके के सवाल उठे कि क्या अब देश में विरोध की आवाज बहुत ही तेज हो गई है, क्या विरोध की आंधी इस कदर चल गई है कि अब लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं और जो जेनजी है वो काफी ज्यादा आक्रामक होता जा रहा है। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आकांक्षा जी, आपका भी और हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार जी। सर, जिस तरीके से देश में इस वक्त विरोध की आवाज सुनाई दे रही है, चाहे हम वंदे मातरम को लेकर के बात करें, लगातार घमासान देखने को मिल रहा है और अब जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि सीजीआई सूर्यकांत का लगातार विरोध हो रहा है, वो अपना ही बयान देकर के अब इस कदर फंस चुके हैं कि हर जगह पर उनको चीफ गेस्ट के तौर पर जब पहले बुलाया जाता है और फिर उन्हें मना कर दिया जाता है। किस तरीके से आप इन सभी घटनाओं को देखते हैं और क्या लगता है, क्या ये नया देश है, नया भारत है जहां पर अब विरोध की आवाज और सम्मान की आवाज लगातार बहुत ही तेजी से उठाई जा रही है? देखिए आकांक्षा, अगर आप देखें जिस तरह से पिछले एक दशक में तमाम संस्थानों की गरिमा गिरी है, वो देश के लिए, लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। आप अगर किसी भी संस्थान को देखें, चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे वो हमारी तमाम एजेंसियां हैं, उनकी जो साख गिरी है, तो हमें याद दिलाता है टीएन शेषन जैसे व्यक्ति को। तभी भी यही संस्थाएं थी, तभी भी वही ब्यूरोक्रेट थे, तभी भी वही नेता थे। आप पुराने नेताओं को अगर देखोगे, जिन लोगों ने तत्काल इस्तीफे दिए हैं और जी। कभी इस तरह का कोई विवाद नहीं हुआ। पिछले दिनों जिस प्रकार से ये चीजें चल रही हैं, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। देश में इतने बड़े पद पे बैठे हुए व्यक्ति, सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च चीफ जस्टिस जिनको हम कहते हैं, जी। चीफ जस्टिस का इस तरह से बहिष्कार होना, जो लोग बहिष्कार कर रहे हैं उनके ऊपर इतना प्रश्न चिन्ह नहीं लगाता जितना खुद के उनके ऊपर लगाता है। जी, जी। इस तरह की उनकी एक छवि बन गई है कुछ लोगों में कि वो कहीं न कहीं कंप्रोमाइज़ हैं और कहीं न कहीं उनका झुकाव एक तरफ है, जो देश के लिए भी अच्छा नहीं है, लोकतंत्र के लिए भी अच्छा नहीं है और उस संस्थान के लिए भी अच्छा नहीं है जिसको हम इंसाफ का तराजू समझते हैं। आज जिस प्रकार से आचरण उन्होंने किया, जिस प्रकार से उनके पिछले दिनों 2-3 फैसले आए, जिस प्रकार से लोगों ने उनके ऊपर उँगली उठाई, अब देश के सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस पे ही अगर इस तरह के सवाल उठेंगे, तो फिर क्या रह जाएगा? और ये जो आपने 2-3 घटनाएँ की हैं, पहली बात तो आपने कहा, इस प्रकार का एक वक्तव्य दिया कि आपने सीधा युवाओं पे हमला कर दिया, बेरोज़गारों पे हमला कर दिया। जहाँ आपके पास ये पावर है, आपके सो मोटो ले सकते हो, आप किसी मुद्दे को उठा सकते हो, उस पे कोई निर्णय दे सकते हो और ऐसे में आप उल्टा उन्हीं के ऊपर चढ़ जाएँ और उन्हीं को आप जो है कॉकरोच बताने लगें, तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। तो कहीं न कहीं छात्र और युवा और आज का जो जेन ज़ी है, वो इनसे कहीं न कहीं नाराज़ है, गुस्से में है। हुँ। और ये सब चल ही रहा था, ये सोने पर सुहागे वाली बात हो गई, हैदराबाद की घटना और उसमें क्रांतिकारी कूद गए। मनोज मिश्रा जी बार काउंसिल के अध्यक्ष, उन्होंने सोचा ये बड़ा अच्छा एक मौका मिला है मुझे चमचागिरी करने का और वो कूद गए इस मामले में और उन्होंने और उसको गुड़ गोबर कर दिया। और आज हालत क्या हुई कि पहले तत्काल ऑर्डर दे रहे हैं, फिर वापस ले रहे हैं, फिर माफी मांग रहे हैं और क्या-क्या बना दिया और चीफ जस्टिस को भी एंटर करना पड़ा उसमें कि भई ये हमारे और उनके युवाओं के बीच का मामला है, आप क्यों कूदते हैं इसमें? तो कहीं न जी। कहीं चीफ जस्टिस को भी लगा कि ये मामला अगर बढ़ता है, तो इसमें और छीछा-लेदर होगी। हुँ। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये दुर्भाग्य है देश के लोकतंत्र का या देश के लोगों का कि ये स्थितियाँ बन गई हैं। इसका ज़िम्मेदार कौन है? ये स्थितियाँ क्यों बन गई हैं? तमाम संस्थाओं पे इस तरह के प्रश्न चिन्ह क्यों लग रहे हैं? तमाम संस्थाओं से धीरे-धीरे विश्वास क्यों उठ रहा है?
इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है। और जो अगर विचार करता है, कोई सवाल खड़े करता है, अब तो प्रधानमंत्री जी भी इसमें कूद के उन्होंने एक नया नाम दे दिया है। अब वो दिमागी नक्सल निकाल के ले आए। पहले वो अर्बन नक्सल कहते थे। यानी कि जो व्यक्ति सवाल पूछेगा, जो सवाल खड़ा करेगा, जो कहीं कोई बात करेगा, आप पहले उसको देशद्रोही बताते थे, अब उसको दिमागी नक्सल बताने लगे। अब ये दिमागी नक्सल या दूसरा जो हम कहते हैं उसको खाली दिमाग का नक्सल, आप खाली दिमाग का नक्सल बनाना चाह रहे हैं मतलब, जिसके अंदर दिमाग ही ना हो। बुद्धिहीन लोगों की पंचायत आप करना चाहते हैं और बुद्धि वाले व्यक्तियों को आप जो है देशद्रोही पर ठहरा के उसको पीछे कर देना चाहते हैं आप। ये माहौल देश में बन रहा है। तो ये कहीं न कहीं एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बनी हुई है, जिससे देश जूझ रहा है। आप जी। जिस तरह के सवाल के लिए पंचायत बनी है, लोकसभा, राज्यसभा की बहस से भाग रहे हैं आप। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री लोकसभा में आ नहीं रहे हैं और मंचों पे जाके उल्टे-सीधे भाषण दे रहे हैं। बाहर आके आप बात करते हैं। प्रधानमंत्री ने जिस तरह का वक्तव्य दिया है, लाल किले की प्राचीर से, वो भी दुर्भाग्यपूर्ण है। जी। प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से खड़े होकर भाषण देते हैं, तो उसको देश ही नहीं विदेश भी सुनता है। और हम अपनी नीतियों का ज़िक्र करते हैं। हमने अभी तक क्या किया? हमने पिछले 12 सालों में क्या किया? मैं 13वीं बार भाषण दे रहा हूँ। हमने पिछले 12 सालों में क्या-क्या उपलब्धियाँ हासिल की हैं? कहाँ हम देश को आगे ले आए हैं? और आगे आने वाले समय में हम कहाँ देश को लेके जाएँगे? हमें अपनी नीतियों का बखान वहाँ पे करना होता है। और विदेश से जी। हमारे कैसे संबंध हैं? विदेश हमारे बारे में क्या विचार करता है? वो सारी चीज़ें वहाँ डिस्कशन होती हैं। वो ना करके आपने उसको एक राजनीतिक अखाड़ा बना के और उसमें आप जो है राजनीतिक मंच उसको बना दिया और वहां से आप राजनीतिक भाषणबाजी कर रहे हैं और देश में ये कह रहे हैं कि हमने जो है बंदूक वाले नक्सल को तो खत्म कर दिया है, अब दिमागी नक्सल आ गया, इसको कैसे खत्म करें? मतलब आप हुँ। किसको कह रहे हैं दिमागी नक्सल? आप किसको बता रहे हैं दिमागी नक्सल? ये कौन होते हैं? मेरा मानना ये है कि जितनी मेरी बुद्धि है, मैं तो ये मान के चलता हूँ कि जो आपकी नीतियों पे सवाल उठाते हैं, जो आपसे सवाल पूछते हैं, हाईवे क्यों टूट रहा है जो आपसे ये पूछ रहा है, जो आपसे ये पूछ रहा है कि बच्चों की एजुकेशन क्यों नहीं हो रही है, आप शिक्षा पे खर्च क्यों नहीं कर रहे हैं, आप जंतर मंतर पर बयान क्यों नहीं दे रहे हैं, आप राम मंदिर की चोरी पर बयान क्यों नहीं दे रहे हैं, तो जो आपसे ये जी। सवाल पूछ रहे हैं वही दिमागी नक्सल हैं। तो इसलिए ये इस तरह की जो बयानबाजी, राजनीतिक बयानबाजी और सियासी हित को देखते हुए बयानबाजी हो रही है, ये कहीं न कहीं हुँ। लोकतंत्र पे कुठाराघात है। जी। सर विपक्ष भी यही कह रहा है कि हाँ, सरकार से जो भी सवाल करता है उसको या तो आतंकवादी कह देते हैं या फिर अब नया शब्द निकल कर आया है दिमागी नक्सल। लेकिन सर आप जिस तरीके से सोनिया गांधी के एक्शन को लेकर के लगातार सवाल किए जा रहे हैं और पूरी भाजपा हमलावर है और वो कह रहे हैं कि वंदे मातरम का अपमान किया गया है। लेकिन वहीं लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शहीदों के लिए मरने वाले शब्द का इस्तेमाल करते हैं। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? इस पर तो भारतीय जनता पार्टी शांत है। अगर वंदे मातरम का अपमान किया है सोनिया गांधी ने, तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तो शहीदों का अपमान किया है। उन जवानों की जो शहादत है, उसका अपमान किया है। इस पर क्यों नहीं बोलती भाजपा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, ये सियासी दल हैं। हुँ। जहाँ से इनकी सियासी रोटियाँ सिक रही होंगी, ये उसी पे बोलेंगे। और हुँ। इसमें कोई खाली भारतीय जनता पार्टी हो या खाली कांग्रेस हो, ऐसा नहीं है। इनको तो हुँ। सियासत करनी है। जहाँ से इनकी सियासत मजबूत होती हो, ये उसी पे बोलेंगे, वही मुद्दे उठाएँगे। हुँ। प्रधानमंत्री जी ने शहीदों के मरने की बात करके अपमान किया है, यही नहीं। अरे इससे पहले तो आपने हाउस में नहीं देखा, हमारे देश के रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारी कोई हानि नहीं हुई, हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ। और बाद में सेना ही बता रही है कि हमारे जो है अमूल्य शहीद हो गए 6 जाबाज सिपाही, जाबाज योद्धा। तो वहां अपमान नहीं हो रहा है क्या? आपने तो जो जिस परिवार के योद्धा शहीद हुए हैं, आपने तो उनसे शहीद का दर्जा छीन लिया। हुँ। आपने जो उनको सम्मान देश उनको देता, जो सरकार सम्मान को देना चाहिए था, वो सम्मान आपने छीन लिया उनको। तो ये अपमान नहीं है क्या देश का और लोकतंत्र का? इस पे कहां चलेगी भारतीय जनता पार्टी? आज आप वंदे मातरम को एक मुद्दा बना के बैठे हुए हैं, उस पे राजनीति कर रहे हैं आप।
और कांग्रेस भी उस पर पीछे चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दा फंसा दिया है, भारतीय जनता पार्टी ने घेर लिया है और कांग्रेस उसका जवाब देते देते उसके पीछे लगी हुई है। आप ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा जो है 80 साल के बाद हो गया वंदे मातरम का, और इस वंदे मातरम के नाटक को लेके चल रहे हैं। तब आप कहां थे? जब देश गुलाम था तब वंदे मातरम कहने पे जेल होती थी, वंदे मातरम कहने पे लाठियां पड़ती थी। इनकलाब जिंदाबाद वंदे मातरम सब बोल रहे थे और लाठियां खा रहे थे, जेल जा रहे थे। तब कहां गए थे ये? आज वंदे मातरम का क्या मतलब है? अरे जिसको गाना है गाए, जिसको नहीं गाना है ना गाए। कांग्रेस कह रही हम पहले दो छंद गाएंगे उसके बाद नहीं गाएंगे, ठीक है भाई गाए। आपने देश को वंदे मातरम में उलझा दिया है। आप स्कूल की बात नहीं कर रहे हैं, आप परीक्षाओं की बात नहीं कर रहे हैं, आप रोजगारी की बात नहीं कर रहे हैं, आप पेट्रोल की बात नहीं कर रहे हैं, आप महंगाई की बात नहीं कर रहे हैं। किसान त्राहिमाम है, किसानों के ऊपर आप गोलियां चला रहे हैं हरियाणा में, उनकी नहीं सुन रहे हैं आप। ये मुद्दे सब छोड़ के आप वंदे मातरम को लिए घूम रहे हैं। ये वंदे मातरम लोगों को खाने को देगा क्या? भारतीय जनता पार्टी की अपनी रणनीति रही है। देखिए, आप भारतीय जनता पार्टी ने 3.5-4 दशकों तक भगवान राम की वंदना करते हुए पार्टी चलाई है, हिंदू मुस्लिम करते हुए सियासी रोटियां सेकी हैं। उनका विकास से कोई लेना देना नहीं। विकास आपके सामने है, तमाम स्कूलों की हालत आपके सामने है, स्वास्थ्य विभाग की हालत आपके सामने है, अस्पतालों की हालत आपके सामने है। तो आप जो है इनको पहले राम मंदिर का मुद्दा चलाया, राम मंदिर की हालत आज क्या है वो भी आपके सामने। राम मंदिर की चोरी जो हुई है, चंदा चोरी जो हुई है, और इन्हीं के लोग कह रहे हैं कि चोरी नहीं डकैती हुई है, उस पे इनके मुंह में दही जमी हुई है। वंदे मातरम को उठाए घूम रहे। अरे वंदे मातरम तो बाद में होगा, पहले राम मंदिर का तो निपटारा कर लीजिए। आप पहले छात्रों के लिए स्कूल और परीक्षाएं तो करा लीजिए, वंदे मातरम भी हो जाएगा। असली वंदे मातरम वही होगा कि आप अच्छी शिक्षा दें, अच्छा स्वास्थ्य दें और देश के लिए कुछ करें। वो तो करना नहीं है। और इसमें मैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों को दोषी मानता हूं। आपने पूरा मानसून सेशन निकाल दिया इसमें ही, और अभी फिर आप जुमलेबाजी कर रहे हैं, मंचों पे जा जाकर राजनीति कर रहे हैं, देश को उलझाए घूम रहे हैं आप, और कुछ काम देश में नहीं हो रहा। देश में इतनी महंगाई बढ़ गई है, आम आदमी कैसे गुजारा कर रहा है, इस पर किसी की चिंता नहीं है। वंदे मातरम की चिंता हो रही है। बच्चों के ऊपर छज्जे गिर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, स्कूलों में पानी नहीं है पीने को, स्कूलों की छतें गिर रही हैं, टीचर नहीं है स्कूलों में, और आप वंदे मातरम गाते फिर रहे हैं। सारे टीचरों को आपने एसआईआर में लगाया हुआ है, कुछ को जनगणना में लगाया हुआ है, तो बच्चों को कौन पढ़ाएगा? आप वंदे मातरम लिए घूम रहे हैं। तो ये एक सियासत है, और खाली सियासत में लोगों को उलझा के रखा हुआ है। लोग जितने कम शिक्षित होंगे, लोग जितने अनपढ़ होंगे, उनको हाँकना इतना ही अच्छा रहेगा, और उसी योजनाओं पे ये सियासी दल चल रहे हैं। इनको पता है कि अगर कोई व्यक्ति अच्छा पढ़ लिख लेगा, अच्छा ज्ञानी हो जाएगा, तो आपसे सवाल पूछेगा, अपना अधिकार मांगेगा। अनपढ़ रहेगा तो ना वो आपसे सवाल पूछेगा और ना वो आपसे अधिकार मांगेगा, और जो आप दे दोगे उसको अपनी किस्मत मान के बैठ जाएगा। आज ये दावा कर रहे हैं ना कि हम लोग 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं आप फ्री राशन? क्या मजबूरी है आपकी फ्री राशन देने की? हम समझ सकते हैं कि कुछ इस तरह के लोग होंगे जिनको परेशानी है, गरीब लोग हैं, कोरोना चल रहा है, विपत्ति आ गई है, तो आप उनको फ्री राशन की व्यवस्था कर रहे हैं। अभी तो कोई विपत्ति नहीं है, तो अभी आप क्यों फ्री राशन दे रहे हैं? उनको बोलिए काम करें, काम में उनकी सहायता कर दीजिए, उनका फ्री इलाज और फ्री शिक्षा कर दीजिए। फ्री राशन क्यों दे रहे हैं आप? तो आप तो लोगों को नकारा बनाने का काम कर रहे हैं। आप किसानों को उनकी फसलों का दाम नहीं दे रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री सम्मान निधि बता के उनको 6,000 रुपए की खैरात दे रहे हैं। आप भीख दे रहे हैं उनको। कोई मांगने आया था किसान आपसे 6,000 रुपया? किसान तो अपनी फसलों के दाम मांगने के लिए आंदोलन करता है, और उस आंदोलन को आप कुचल देते हैं। 13 महीने किसान दिल्ली की सड़कों पे बैठे रहे, वो नहीं सुना आपने, और आप उनको सम्मान दे रहे 6,000 रुपया देके। 6,000 एक साल में क्या होगा किसान को? उसका कितना खर्चा बढ़ गया, फसल की कितनी उत्पादन की लागत बढ़ गई है, डीजल के रेट बढ़ गए हैं, बिजली के बिल बढ़ गए हैं, उसके बीज के रेट बढ़ गए हैं, खाद के रेट बढ़ गए हैं, और आप 6,000 रुपए देकर उसका सम्मान कर रहे हैं।
लेकिन उसको रेट नहीं देंगे, उसको एमएसपी नहीं देंगे। तो ये सरकारें जो है उलझाने का काम कर रही हैं। कभी वंदे मातरम में उलझा दो, कभी राम मंदिर में उलझा दो, कभी किसी दूसरे मुद्दे में उलझा दो, जनता को उलझाए रहो ताकि जनता को भी एक काम मिले। और ऐसे ऐसे चक्रव्यूह में लाके उलझाते हैं कि आम जनता निकल ही नहीं पाती उसमें से। उलझा कर छोड़ दिया, राम मंदिर में उलझे रहिए आप। आधे लोग कहेंगे चोरी हुई है, आधे लोग कहे नहीं हुई है, ये सब कांग्रेस की साजिश है, समाजवादी की साजिश है, ये फलाने की साजिश। लोग उलझे रहेंगे और आपका काम चलता रहेगा। जी। लेकिन इस चक्रव्यूह में सर जेनजी और जेन अल्फा बिल्कुल भी फंसते हुए नजर नहीं आ रहे, लगातार सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। हमने देखा कि जैसे कि सीजे सूर्यकांत पहले नालसार में, फिर हैदराबाद में भी हमने देखा कि किस तरीके से लॉ के छात्रों ने उनका विरोध किया। अब टिस में भी, टीआईएसएस में भी सर उनका विरोध कर दिया गया। दीक्षांत समारोह में जाना था 2 अगस्त को, लेकिन ठीक लास्ट मोमेंट पर उनका नाम बदल गया है और गेस्ट लिस्ट से उनको बाहर कर दिया गया है। क्या लगता है जिस तरीके से विरोध हो रहा है सीजे सूर्यकांत का, उन पर भाजपा की बी टीम की तरह काम करने के भी आरोप लगे हैं, चुनाव आयोग पर लगे हैं। क्या ये वही एक सिनेरियो है जो विपक्ष क्रिएट करना चाहता था? क्या ये विपक्ष की एक जीत है कि अब हर तरफ सीजे सूर्यकांत हो या फिर सरकार, उनका विरोध किया जा रहा है और जो जेनज़ी हैं, युवा है, जो छात्र हैं, वो लगातार अपने मुद्दे को लेकर के खड़े हैं। चाहे हमने देखा है कि झारखंड में भी वो लगातार आंदोलन कर रहे हैं, हर जगह पर वो अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। और जिस तरीके से अब सीजे सूर्यकांत जहां भी जाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां उनको बुलाया जा रहा है, लेकिन पहले ही उन्हें साइड कर दिया जा रहा है, लिस्ट से ही बाहर कर दिया जा रहा है। इसे आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए आकांक्षा, मैंने पहले ही आपको जिक्र किया है कि संस्थाओं की गरिमा जिस प्रकार से गिरी है और उनके सर्वोच्च पदों पे जिस तरह से लोग बैठे हुए हैं, वो जी, कहीं ना कहीं मानहानि हुई है। और लोगों के चरित्र को देखते हुए लोगों के दिमाग में आया है कि ये व्यक्ति उस काबिल नहीं है जहां ये बैठा है। लेकिन लोग बोल नहीं पाते, लोग कह नहीं पाते क्योंकि इतना सर्वोच्च पद होता है। आज प्रधानमंत्री पे भी लोग उंगली उठा रहे हैं, चीफ जस्टिस पे भी उंगली उठा रहे हैं, दूसरी संस्थाओं के ऊपर जो बैठे उन पे भी उंगली उठा रहे हैं। तमाम एजेंसी के लोगों को आप एक लगातार एक्सटेंशन दे रहे हैं। अभी आपने ईडी चीफ को एक्सटेंशन दिया, क्या आपके पास नए नौकरशाह नहीं है? आपने गृह सचिव को एक्सटेंशन दिया, क्या आपके पास नया कोई आईएएस नहीं है जो गृह सचिव बन सके? आपने कैबिनेट सेक्रेटरी को एक्सटेंशन दिया, क्या आपके पास ऐसा नौकरशाह नहीं है जो अगला कैबिनेट सेक्रेटरी बन सके? आपको इन्हीं के भरोसे रहना क्यों? बहुत सारे सवाल हैं। दूसरी बात आप जो देख रहे हैं, विपक्ष के लोग हों, चाहे नेता हों, चाहे दूसरे लोग हों, उनके पास पुराने रटे रटाए और पुराने डर्रे के हिसाब किताब हैं। जेनजी जो आया है इसके पास नया तरीका है, नया सोचता है, पढ़ा लिखा बहुत है और दुविधाओं से घिरा हुआ है। इतना पढ़ने लिखने के बाद, इतने अत्याधुनिक उनके पास संसाधन होने के बावजूद, मोबाइल जैसा हथियार उनके पास होने के बाद भी अगर वो बेरोजगार हैं और वो देखते हैं कि जो हमें नागरिकता का अधिकार मिला है, संविधान का अधिकार मिला है, कहीं ना कहीं उसमें गड़बड़ियां हैं, तो वो खड़े हो जा रहे हैं। अब चाहे जंतर मंतर का आंदोलन आप लीजिए, चाहे झारखंड के रांची का आंदोलन लीजिए, दो आंदोलन में उनको जीत हासिल होना ये जताता है कि अब वो पीछे हटने वाले नहीं है, क्योंकि वो सच की लड़ाई लड़ रहे हैं। उस वो कोई उनका एजेंडा नहीं है राजनीति का। जी, यहाँ अगर कोई राजनीतिक दल लड़ाई लड़ता है तो वो सत्ता हथियाने के लिए लड़ाई लड़ रहा हो सकता है, लेकिन उनको तो सत्ता नहीं हथियानी है। वो तो ये कह रहे हैं कि भाई आप स्कूल ठीक कर दो ना, हमारी परीक्षाएं ठीक से कराओ ना, हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे। जिसके लिए आप हमसे पैसे ले रहे हो, जिसके लिए हमने आपको चुन के भेजा है, आप वो काम ठीक से करो ना। तो ये तो इनको एक चेतावनी है जो लोग बैठे हुए हैं। अगर ये नहीं सुधरेंगे तो इनको इसी प्रकार से ठीक किया जाएगा जैसे जेनजी कर रहा है। और जेनजी नहीं, जो नया अल्फा जेनजी आया है वो और भी खतरनाक है। वो जी, इतनी भी छूट नहीं देगा जितना जेनजी दे रहा है। तो इसलिए ये तो इन लोगों के लिए अंतिम चेतावनी है। जो सुधर जाएगा वो ठीक है, जो नहीं सुधरेगा उसको ये जेनजी सजा भी देंगे आने वाले समय में। और आपने देखा है कि झुकाने का काम बखूबी इन्होंने किया है। जिस मोदी सरकार को अब ये जानते थे कि यहाँ मंत्रियों के इस्तीफे नहीं होते हैं, वो इस्तीफा करके दिखाया है उन्होंने। जो झारखंड सरकार कह रही थी कि नहीं सुनेंगे, देखेंगे, करेंगे, उसको झुकना पड़ा है। तो सरकारों को झुकाने का जो एक तरीका जेनजी का आ गया है, उससे कहीं ना कहीं इनको भी विचार करना पड़ेगा, अन्यथा वो दिन दूर नहीं है जब वो खुद सजा देंगे इनको। जी। बिल्कुल। जी सर, बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी साझा करने के लिए।
तो ये थे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक जी, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से अब देश में विरोध की आवाज बुलंद होती जा रही है। जेन ज़ी और जेन अल्फा लगातार अपने हक के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं और तभी अब सीजेआई सूर्यकांत का पहले नालसार, फिर हैदराबाद और अब टीआईएसएस में भी दीक्षांत समारोह में उनको बतौर चीफ गेस्ट की लिस्ट से बाहर कर दिया, जिसके बाद कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं। एक और वंदे मातरम को लेकर के विवाद है, तो दूसरी तरफ सीजेआई सूर्यकांत का लगातार बहिष्कार किया जा रहा है। इस पूरे मुद्दे को लेकर के आपकी जो भी राय है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा और इस पूरे सिनेरियो पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर खबर पसंद आई है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और देखते रहिए 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क।